हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत कॉलेज स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे MSD 11 इग्नू के सब्जेक्ट को। आज हम पढ़ने वाले हैं एक और कहानी बदबू, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी। इसमें कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इसमें एक व्यक्ति है जो किसी फैक्ट्री में, कारखाने में काम करता है और वहाँ पर काम करने वाले लोगों के हाथ इतने गंदे हो जाते हैं कि उन्हें मिट्टी के तेल से धोने पड़ते हैं और उनके हाथों में बदबू रह जाती है, जो असहनीय है एक इंसान के लिए। लेकिन जीवन की कुछ ऐसी मजबूरियाँ होती हैं जो ऐसी फैक्ट्री में काम करके उन्हें अपना जीवन यापन करना पड़ता है। तो इसी से कनेक्टेड हमारी ये कहानी है बदबू। एक साथी ने उसकी परेशानी का कारण भाप लिया था। ऐसे नहीं उतरेगा मास्टर, आओ तेल से धो लो, कहकर उस साथी ने उसे अपने साथ चलने का संकेत किया। ठीक है, तो उसके हाथ में जो गंदगी लगी हुई थी फैक्ट्री में काम करने के कारण, तो वो ऐसे ही उसे हटाने की कोशिश कर रहा था। तो उसके एक साथी ने कहा कि भाई मास्टर, ये ऐसे नहीं उतरेगा, इसको मेरे साथ चलो और इसको तेल मतलब कौन सा, मिट्टी के तेल से धो लो। घटिया किस्म के केरोसिन तेल से कोहनी कोहनी तक हाथ डुबाकर दोनों ने अपने अपने हाथों को मला। अब हथेलियों और हाथों में लिपटी सारी चिकनी कालिक धुल गई थी, परंतु उसे लगा जैसे उसके दोनों हाथों में अदृश्य चींटियां रेंग रही हों। केरोसिन की गंध के कारण जी मिचला उठा। इसी खींच और गंध से मुक्ति पाने के लिए वह नल की ओर चल दिया। तो उसके हाथों में और कोहनियों में जो भी कालिक लगी हुई थी, उसको हटाने के लिए उसने कोहनी तक अपने हाथों को डुबोया मिट्टी के तेल में और उसे रगड़ के उसे हटाने की कोशिश की। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके पूरे हाथों में चींटियां रेंग रही हों, क्योंकि उसकी जलन हो रही थी उसकी हाथों में उसको मिट्टी के तेल के कारण। तो और साथ ही उसकी जो बदबू थी ना केरोसिन के तेल की, उससे उसका मन मिचला उठा, यानी कि उसे वॉमिट जैसा लगने लगा। तो उसे खींच भी आ रहा था और मतलब इसे बहुत ज़्यादा खींच हो रही थी ऐसी अपनी हालत देखे, और वो गंध से मुक्ति पाने के लिए उसकी तरफ उसके साथ नल की ओर चल पड़ा कि जैसे हाथ धोकर वो नल से पानी से हाथ धो लेगा तो शायद ये बदबू उतर जाए। अंतिम सायरन बज चुका था। पानी के प्रत्येक नल पर 20 कामगार घिरे हुए थे। कुछ लोग हाथों में साबुन मल रहे थे और शेष साबुन मल चुकने पर हाथों को पानी से धोने के लिए अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसे देखकर सबकी अजनबी निगाहें उसकी ओर आ गई। एक दो मजदूरों ने सौजन्य प्रदर्शन के लिए अपनी बारी आने से पहले ही उसे पानी लेने को बढ़ावा दिया। किंचित संकोच के बाद उसने आगे बढ़कर पानी ले लिया। सह संकोच स्वाभाविक था, सह नहीं आएगा यहाँ पर, वह आएगा। और उसका जो संकोच था ना, वो स्वाभाविक था। अपनी बारी आने से पहले पानी लेने का प्रयत्न करने वालों को उत्साहित करने की इच्छा किसी के मन में न थी। वह 2 क्षण पहले विभिन्न स्वरों में सुन चुका था। तो क्या है कि जब वहाँ पे काम ख़त्म हो जाता था ना फैक्ट्री में, तो अंतिम सायरन बजता था कि भाई काम ख़त्म हो गया। तो 2-4 नल थे, हर नल पर 20 कामगार थे जिसको अपने हाथ धोने थे, अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई अभी साबुन मल रहा था और कुछ थे जिन्होंने साबुन तो मल लिया था और पानी से हाथ धोने के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो वो उन सब में नया था, इसलिए वो सब उसको देखकर अजनबी निगाहों से उसकी ओर देख रहे थे। तो जैसे होता है ना कि कोई नया पर्सन आता है, तो 1-2 मज़दूरों ने क्या करा, अपनी सभ्यता को दिखाने के लिए उसे कहा कि ऐसा करो, आप पहले पानी ले लो, आप हाथ धो लो। तो उसे भी थोड़ा सा संकोच हुआ और लेकिन फिर उसने पानी ले लिया, क्योंकि वैसे तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वो थोड़ी देर पहले सुन चुका था कि सब लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी नया आता है, जैसे क्लास में कोई भी नया बच्चा आता है तो लोग उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, कॉलेज में कोई नया बच्चा आता है तो बातें करते हैं, तो इसी तरह वो भी वहाँ पर नया था तो लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो अपनी बारी आने से पहले किसी और को पानी ऑफ़र कर रहे हो, तो ऐसा उनका कोई ऐसा भाव नहीं था जिन्होंने उसे पानी पहले लेने के लिए ऑफ़र किया था। बस नया था, इसलिए उसको थोड़ा सा सभ्यतावश उससे कहा गया था कि आप पहले पानी ले लीजिए। परंतु उसे पानी लेते देखकर किसी ने आपत्ति नहीं की। एक बार हाथ अच्छी तरह धो लेने पर उसे नाक तक ले जाकर सूंघा। मिट्टी के तेल की गंध अभी भी छूटी नहीं थी। दोबारा साबुन से धो लेने पर भी वैसी की वैसी ही गंध का आभास हुआ। फिर वह एक बार और साबुन जेब से निकाल कर हाथों में मलना शुरू किया। उसने कहा कि भी 2 बार तो मल चुके हैं। तीसरी बार भी उसने साबुन निकाला जेब से और हाथों पर मलना शुरू किया कि शायद ये गंध उतर जाए। घासी रस लेकर किस्सा सुनाने लगा। तो जब ये ऐसी वो देख रहा था, घासी उसका ही एक साथी था, तो उसने उसकी इन हरकतों पर एक किस्सा सुनाने लगा वो रस ले लेकर कि भी बदबू के कारण
लोगों का क्या हाल होता है, और लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाती है। ये किस्सा वो सुनाएगा भी, और सारा समूह अपनी व्यस्तता भूलकर उसकी बातें सुनता रहा। क्या किस्सा था वो? एक गांव में मेहतर की लौंडिया थी। मेहतर होते हैं जो स्वीपर्स होते हैं ना, तो सफाई का काम करते हैं, टॉयलेट्स वगैरह साफ़ करते हैं। तो उसकी लड़की थी, उसकी शादी हुई शहर में। तो कहते हैं कि जैसे तुम्हें पता है कि गांव में गांव के मेहतरों को तो कभी गंदा उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि लोग वॉशरूम वगैरह यूज़ नहीं करते, जंगलों में जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती, है ना। नई नई शहर में गई थी, तो रात दिन नाक चढ़ाकर उसने अपने कसम से कहा, बदबू आती है, बदबू आती है। तो उसने, जब उसकी लड़की की शादी हुई शहर में, तो शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, पहले के टाइम में क्या होता था कि वॉशरूम्स वगैरह में ऐसा फ्लैश सिस्टम नहीं होता था। तो जो भी वेस्ट मटेरियल होता था ना, लोग वॉशरूम जाते थे, तो उसके बाद एक स्वीपर आता था और उससे सारे वेस्ट मटेरियल को, मतलब सुन के भी आपको बदबू आएगी, कि सारे वेस्ट मटेरियल को टोकरी में भरता था और उसे अपने सिर पर ले जाकर मतलब एक जगह डाल देते थे। ठीक है, तो ये कहानी हमने, अगर आपने पढ़ी हो, हमारी सिलेबस में है, विद्रोह, बाबूराम बागुल की कहानी है। उसमें भी एक लड़का है जो 10वीं पास था और इससे सब काम करना पड़ा था। ठीक है, तो इस तरह से होता था। तो गांव में तो इन सब की चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती थी कि ना वॉशरूम होते थे, तो लोग खेतों में ही जाकर अपना वेस्ट मटेरियल रिमूव करके आते थे। तो शहरों में क्या होता है कि उठा के लेके जाना पड़ता है। तो उसने अपने पति से कहा कि बदबू आ रही है, बदबू आ रही है। तो उसके पति ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो मेरा पेशा है, ये तो छोड़ नहीं सकता। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उस लड़की को भी काम पे भेजा जाने लगा, और साल 6 महीने के बाद जो वो जो लड़की थी ना, उसकी माँ उसे देखने आती है। ठीक है, तो रास्ते में ही अपनी झाड़ू बाल्टी लिए बेटी मिल जाती है। माँ पहले तो लाड से बेटी को गले मिलती है और फिर नाक पर आंचल रख लेती है। ठीक है, तो पहले अपनी बेटी से मिलती है, लेकिन जैसे फिर उसे मिलती है ना, तो उसे लगता है कि बदबू आ रही है, तो अपने नाक पर अपना पल्लू रख लेती है। तो बेटी पूछती है कि ए अम्मा, माँ नाक मुँह क्यों बंद कर रही हो? तो माँ बोलती है कि बेटी बदबू आती है। तो बेटी आश्चर्य से कहती है कि कैसी बदबू, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं देती। तो ये कहानी सुनाने का मकसद उसको ये था कि शुरू में ऐसा लगता है किसी भी काम को करो तो बदबू आती है, लेकिन बाद में हमें उसकी आदत पड़ जाती है। ये वो कहना चाह रहा था घासी अपने सारे जो सहयोगी थे। तो नल के इर्द गिर्द घिरे हुए सभी कामगारों के थके उदास चेहरे पर उसकी बातें सुनकर हंसी खिल गई। घासी ने फिर बात को स्पष्ट किया, ये भाई भी अभी अपने हाथ नाक के पास ले जाके सूंघ रहे थे, तभी मुझे एक किस्सा याद आ गया। पहले पहले हम भी सब ऐसे ही सूंघा करते थे, पर अब तो ससुरा पता ही नहीं चलता, किसी बार तो साबुन ही नहीं मिलता, ऐसे ही हाथ पोंछ के रोटी खाने बैठ जाते हैं। तो वो इतने आदी हो गए हैं उस बदबू के कि अब उन्हें पता नहीं चलता। वो मतलब ऐसा लगता है कि भी ठीक है, अगर पानी वानी नहीं मिल रहा है, साबुन नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, हाथ जरा से अपने कपड़ों से रगड़े और खाना खाने बैठ जाते हैं। तो ये संकेत उसी की ओर था। परिहास के उत्तर में गंभीर हो जाना उसे उचित ना लगा। परिहास मतलब क्योंकि घासी तो मजाक ही कर रहा था ना, तो उसने सोचा कि इस बात पे मुझे गंभीर नहीं होना चाहिए। तो सभी को उसकी हंसी में अपना भी उसने योगदान दे दिया, परंतु घासी की बात पर उसे आश्चर्य हो रहा था। तेल की ऐसी तीखी दुर्गंध को साबुन से छुड़ाए बिना आदमी भला कैसे चैन से रह सकता है? उसे इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि इतनी गंदी बदबू में लोग रह पाए। कपड़े बदलकर वह लाइन में जा लगा। इकहरी पंक्ति के आरंभ में हेड फोरमैन के साथ एक गोरखा सिपाही खड़ा था। प्रत्येक मजदूर अपनी रोटी का डब्बा खोलकर उसे दिखाता था और दोनों हाथ ऊंचे करके उसे तलाशी देने की मुद्रा में वो खड़ा हो जाता था। गोरखा सर्चर मजदूर की छाती, कमर और जेबों को टटोलकर आगे बढ़ जाने का संकेत दिया करता था। तो क्या होता है कि जब छुट्टी का टाइम होता है, तो अभी इन्होंने हाथ पाथ तो धो लिए, अब कपड़े बदल कर जो उसे घर जाने वाले कपड़े थे वो बदल कर वो लाइन में जाके लग के खड़ा हो गया। तो एक सिंगल लाइन ही थी जहाँ पे सब लाइन में लगे हुए थे। तो जो हेड फोरमैन है उसके साथ एक गोरखा सिपाही, गोरखा होता है जो नेपाली लोग होते हैं ना, उनको गोरखा कहते हैं, तो वो सिपाही खड़ा था। तो जो हर मजदूर था अपने एक रोटी का डब्बा भी चेक करा था, खाने का जो टिफ़िन था वो खोल के दिखाता कि इसमें हम कुछ चुरा के तो नहीं लेके जा रहे हैं, और साथ ही जैसे अपनी तलाशी देने के लिए दोनों हाथ ऊपर खड़े करके खड़ा हो जाता था जो भी मज़दूर था। तो गोरखा जो था वो तलाशी कराने वाले मज़दूर की छाती, कमर, जेबों को टटोल कर देखता था, कुछ नहीं मिलता था तो आगे बढ़ने का संकेत देता था। तो जल्दी घर पहुंचने की इच्छा रखने वाले पंक्ति की धीमी गति के कारण झुंझलाहट होती है। तो जिसको जल्दी जाना हो, क्योंकि उसे जिसके बारे में हम यहाँ पे बात की जा रही है उस कर्मचारी के बारे में नाम नहीं दिया है उसका, तो उसे भी घर जाना था क्योंकि घर पे उसकी बीवी थी, एक बच्चा है, तो उसे भी घर जाना है, साथ में उसको यहाँ का माहौल भी अच्छा नहीं लग रहा था।
तो ये धीरे धीरे जो लाइन खिसक रही थी ना, इस कारण उसे झुंझलाहट हो रही थी। इसी झुंझलाहट के कारण कभी कभी लोग पंक्ति में अपने आगे वाले व्यक्ति को थोड़ा सा आगे की तरफ ठेल देते थे। तो क्यों होता है ना कि जब ज़्यादा लाइन नहीं खिसक रही होती थी तो आगे वाले को थोड़ा सा धक्का दे देते थे। बीच बीच में मोटा फोरमैन उनकी इस जल्दबाजी का कोई भद्दा अश्लील कारण बताकर हंस देता था। तो एक मोटा सा जो फोरमैन था वो उस बात पे ना कुछ मतलब इस तरह से उनको गंदा सा मजाक करता था कि इसे अपनी वाइफ के पास जाने की जल्दी हो रही है एक्सेट्रा कुछ ऐसा कह के। तो उसे फोरमैन का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगता था कि किस तरह से गंदी बातें कर रहा है। तो परंतु उसने सुना, पंक्ति में से ही कोई कह रहा था, उसने सुना कि कोई कह रहा है फोरमैन जी भी बड़े रंगीले आदमी हैं। सम्मति प्रकट करने वाला एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जो अब भी कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से फोरमैन की ओर देख रहा था। तो उसी पंक्ति में एक आदमी खड़ा था जो थोड़ा सा एजिड सा था। उसने कहा कि फोरमैन जी बड़े रंगीले आदमी हैं, मतलब एक तरह से चापलूसी कर रहा था फोरमैन की, कि फोरमैन ने ये मजाक करके उन पर जैसे कोई एहसान किया हो। ठीक है, जैसे कई लोग होते हैं ना चापलूस टाइप के होते हैं। तो उसकी उसकी तलाशी देने की बारी आ गई। ठिकने सिपाही ने अपनी एड़ी उठाकर बड़ी कठिनाई से उसकी तलाशी ली, क्योंकि उसने जिस कर्मचारी की बात की जा रही है वो थोड़ा सा लंबा है। तो जो ठिकना कर्मचारी है तो उसने अपने एड़ी उठाकर उसकी तलाशी लेने की कोशिश की। तो सिपाही के इस आयास को देखकर उसका मन हंसने को हुआ, परंतु मन पर अवसाद की धुंध इतनी गहरी छाई थी कि वह हंस ना सका। ठीक है, तो उसे हंसी सी आई किस तरह से कर रहे हैं, बट मन में उदासी की धुंध इतनी ज़्यादा थी कि वह चाहकर भी हंस ना सका। बड़े फाटक से पहले फिर एक गहरी पंक्ति बन गई। तो बड़ा फाटक होता है जहाँ से उन्हें फाइनली बाहर निकलना था। तो यहाँ पे फिर से पंक्ति जो है सिंगल हो गई। परंतु इस बार पंक्ति के परले सिरे पर खड़ा सिपाही तलाशी नहीं ले रहा था, बल्कि वो तो यह देखने के लिए खड़ा था कि कोई भी व्यक्ति कटघरे में आड़ी गिरी हुई लकड़ी को लांघकर बाहर तो नहीं चला आया। मतलब क्या था कि जैसे एक तरह से ये कटघरा था, जैसे होता है ना कटघरा होता है जैसे जहाँ पे जेल में कैदी को रखा जाता है। तो ये जो उनके लिए फैक्ट्री थी ना वो कटघरे की जैसी थी और ये बड़ा फाटक था। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक टेढ़ी करके ऐसे लकड़ी रखी हुई थी और हर सिपाही को यहाँ से हर कर्मचारी को यहाँ से ऐसे कूद के आना पड़ता था। वो क्यों आना पड़ता था उसे इस बात का फ़िलहाल मतलब समझ में नहीं आया, इसका मतलब हम बाद में देखेंगे। तो उसने देखा कि लोग भी अब एक एक करके कूदते हुए चले आ रहे हैं। इस उछल कूद का प्रयोजन उसे समझ में नहीं आया। गेट के बाहर निकलकर उसने अनुभव किया कि वह बंद कोठरी से निकलकर खुली हवा में चला आया हो, क्योंकि उसे बिल्कुल वो जेल खाना लग रहा था। क्या आफत बना रखी है, अनायास ही उसके मुँह से निकल गया। अनजाने में ही कहे गए ये शब्द चलने वाले एक बुजुर्ग के कानों में पहुंच गए, क्योंकि सभी जा रहे थे तो उसके बराबर में एक बुजुर्ग चल रहा था, उसने ये सुन लिया। हालांकि उसने अपने आप से ही कहा था ये कि क्या आफत है, लेकिन फिर भी बुजुर्ग ने सुन लिया। उसने अपनी धीरे से राय प्रकट की, नए आए लगते हो, पहले पहल ऐसा ही लगता है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। आकाश की ओर उंगली उठाकर उसने आगे बढ़ाते हुए बात कहा कि यह नीली छतरी वाले का शुक्र अदा करो कि हमें यहाँ पे काम मिल गया। मतलब उसने कहा कि भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको यहाँ पे काम मिल गया। अच्छे भले पढ़े लिखे लोग धक्के खाते फिरते हैं। हमारे पड़ोस में एक लड़का, अभी बुजुर्ग अपनी बात कह ही रहा था, अपने अनुभव की पोटली खोलकर बहुत कुछ बिखेरना चाहता था, उसके सामने बताना चाहता था, लेकिन उसका मन उनकी बातों में नहीं लगा। उसने टेढ़ी आंखों से कनखियों से उसकी ओर देखा। उस ऊपर वाले के एहसान का बोझ उठाते उठाते ही जैसे उसकी कमर टेढ़ी हो गई थी। ठीक है, तो वो थोड़ा कमेंट कर रहा है कि भगवान ने बहुत एहसान कर रखा है और ये बोझ में उठाते उठाते जैसे उसकी कमर टेढ़ी हो गई थी उसी व्यक्ति की जो उसके पास से जा रहा था। तो अब यह देखकर और वो उससे बचना चाहता था, इसलिए वह अपनी तेज़ चाल करके आगे बढ़ गया कि अगर मैं इसके साथ साथ चलूँगा तो ये और कुछ बोलता रहेगा। रास्ते भर उसके दिमाग में वही सब घूमता रहा और उस बुजुर्ग आदमी की कही बात याद आई और वह सोचने लगा, क्या सच ही एक दिन वह भी सब कुछ सहने का आदी हो जाएगा और नीली छतरी वालों के एहसानों का बोझ उसकी कमर को वैसे ही झुका देगा जैसे इस व्यक्ति की कमर को झुकाया हुआ है। अब है आगे, कारखाने में हर जगह बीड़ी का तूफान मचा हुआ था। अबे हद हो गई, साला बुधवा सुलगती बीड़ी निकल गया। निकली नहीं यार, दांत के नीचे दबा रखी थी। हम वहीं खड़े थे, भाई साहब ने मुँह खुलवाया, मुँह में थी ही नहीं। कमाल है, साले को सर्कस में जाना चाहिए। तो क्या है कि एक इंसिडेंट हुआ कि भाई तलाशी चल रही थी, तो बुधवा मतलब एक पर्सन का नाम है, तो उसने सुलगती बीड़ी मतलब सटक ली, क्योंकि जो साहब थे ना उनके बड़े साहब उसकी तलाशी लेने आए हुए थे। तो उस जगह काम करते होंगे कि जहाँ से भी अगर बीड़ी या कोई आग वग से मतलब बीड़ी से आग लग सकती है और नुकसान हो सकता है, तो सबकी तलाशी ली जा रही थी। अब बुधवा था ना, वो बीड़ी पी रहा था, लेकिन साहब को आते देखे उसने मुँह में दबा ली और उसे निगल गया। तो ये सब सीन वहाँ पे चल रहा था।
चीफ साहब के आदेश पर सभी मजदूर एक जगह एकत्रित हो गए। साहब के निकट ही बुधन सिर झुकाए खड़ा था। उपस्थित समूह को नसीहत देते हुए साहब ने बताया कि किस तरह उन्होंने पीछे से जाकर बुधन को कारखाने के अंदर बीड़ी पीते हुए पकड़ा और किस चतुराई से बीड़ी मुंह के अंदर डालकर उसने गायब कर दी। ठीक है, क्योंकि जब चीफ साहब आए थे तो उन्होंने देखा कि बुधवा बीड़ी पी रहा है, पीछे से जाके उसे पकड़ा, लेकिन जब उसने कहा कि मुँह खोल के दिखाओ, इतनी देर में जब वो मुड़ा, कहा कि मुँह खोल के दिखाओ, तो इतनी देर में उसने गटक ली। साहब बोले, कारखाने में इतनी कीमती चीज़ें रखी हैं, किसी भी वक्त आग लग सकती है, एक आदमी की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है, हम ऐसी गलतियों पर कड़ी से कड़ी सजा देते हैं। बुद्धन को कड़ी चेतावनी के साथ 1 रुपये का दंड देने की साहब ने घोषणा कर दी थी। अब देखो 1 रुपये का दंड बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि उनको सिर्फ 54-55 यानी कि 54-55 रुपीज़ टोटल मिलते थे, और कोई भी बात होती थी ना उन पर दंड लगाया जाता था। तो 1 रुपये मतलब 100 पैसे। ठीक है, तो 55 रुपीज़ में से अगर 1 रुपये दंड दे दिया जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। तभी भीड़ में से किसी ने ऊंचे स्वर में कहा, साहब आग तो सभी की बीड़ी सिगरेट से लग सकती है। तो अब ये जो किसी है ना, किसी मतलब ये वही पर्सन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भीड़ में किसी ने कहा कि साहब बीड़ी सिगरेट से तो किसी की से भी आग लग सकती है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि मज़दूर पिएंगे तो आग लगेगी और ये जो साहब लोग हैं ये पिएंगे तो आग नहीं लगेगी। अब इतनी बात तो कहने की किसी की उनमें हिम्मत होती नहीं थी। तो एक पर्सन, क्योंकि ये भी नया आया था, उसने कहा, उसे थोड़ा अन्याय से लग रहा था कि ये तो अन्याय है, या तो हमें भी पीने दो, या फिर भाई किसी को भी मत टोको, या फिर तुम खुद भी मत पियो। तो सैकड़ों विस्मित आंखें उस ओर उठ गईं जिधर से आवाज़ आई थी। साहब कुछ कहे इससे पहले वही व्यक्ति बोला, अफसर साहबान भी तो सारे कारखाने में मुंह में सिगरेट दावे घूमते रहते हैं। ठीक है, उसने फिर ऑब्जेक्शन किया कि जो साहब लोग हैं सारे दिन मुंह में सिगरेट दबाए घूमते रहते हैं, तो हमें कहने से पहले उनको भी तो रोकिए। तो भीड़ में एक भयानक खामोशी छा गई। इस मुंहजोर नए व्यक्ति की उद्दंडता देखकर साहब का मुंह तमा उठा। बड़ी कठिनाई के उनके मुंह से निकला, ठीक है हम देखते हैं, क्योंकि जो साहब है ना ये खुद भी सिगरेट पीते होंगे, तभी उनके मुंह से बड़ी मतलब उन्हें बहुत गुस्सा आया कि एक छोटा सा इतना सा मज़दूरों की इतनी बड़ी गुस्ताखी कैसे कर सकता है। क्योंकि जो साहब लोग होते हैं ना तो मज़दूरों को बड़े ऐसे देखते हैं कि ये बहुत ही दीनहीन लोग हैं और ये हमारी बराबरी नहीं कर सकते। और फिर जाते जाते उन्होंने तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा, जैसे उसकी मुखाकृति को अच्छी तरह पहचान लेने का प्रयत्न कर रहे हो कि एक बार देख तो लूँ कि किस व्यक्ति की इतनी ज़रूरत हुई है कि मुझसे मुंहजोरी कर रहा है। चीफ साहब अपने चैम्बर की ओर चल पड़े। भीड़ छट गई। हवा में चारों ओर कानूफूसी के विचित्र स्वर फैलने लगे। बुद्धन की ओर से हटकर लोगों का ध्यान अब उसकी ओर केंद्रित हो गया। ठीक है, बुद्धन की बात को तो सब भूल गए। अब देखा कि ये कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी हिम्मत कर सकता है। उस दिन छुट्टी के बाद लौटते हुए 2-3 नौजवान उसके साथ हो लिए। प्रत्यक्ष रूप से किसी ने भी बीड़ी वाली घटना को लेकर उसकी सराहना नहीं की, यद्यपि उसके व्यवहार और उसकी बातों से उसे लगा जैसे उन्हें ये सब अच्छा लगा हो और वे अधिक निकट आना चाहते हों। तो ऐसा होता है ना कि कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो भी बगावत करना चाहते हैं तो खुद तो कर नहीं पाते, लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ हो जाते हैं जो कि ऐसा करने की हिम्मत कर पाया। हालांकि उन्होंने डायरेक्टली कुछ नहीं कहा कि बीड़ी वाली घटना को लेकर तुमने बहुत अच्छा किया ऐसा समथिंग, लेकिन उसके साथ आ गए। कटघरे से निकलकर एक नौजवान बुदबुदाया, सालों को शक रहता है कि हम टांगों के नीचे कुछ बांध के ले जा रहे हैं, इसलिए वे ये उछल कूद वाला खेल कराते हैं। तो देखिए, जब पहले था ना कटघरे में एक टेढ़ी लकड़ी ऐसे डाल रखी थी ऊपर से लेकर नीचे तक, और जिससे कि वहाँ से कूद के जाना होता था कि अगर कोई पैरों वैरों में कोई बांध के लेके जा रहा हो, छुपा के कोई ले जा रहा हो, तो वहाँ से पता चल जाए। इनका बस चले तो ये गेट तक हमारी नागा साधुओं की बारात बनाकर भेजें। दूसरे ने उसकी बात का समर्थन किया। नागा साधु होते हैं जो बिना कपड़ों के रहते हैं, तो उनका कि अगर इनका बस चले तो हमें बिल्कुल ही नागा साधुओं की तरह से बनाकर भेजें, जिससे कि हम इनकी कोई चीज़ ना चुरा के ले जा पाए। खीर खाए बामणी, फांसी चढ़े शेख, नहीं देखा तो यहाँ आकर देख ले। छोटे साहब की गाड़ी से पिस्टन अंदर बदले गए हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, पहले वाले ने आवेश में आके कहा। तो उसने कहा कि खीर खाए कोई और फांसी इल्ज़ाम में फांसी चढ़े कोई और। तो अगर किसी ने ये सब नहीं देखा ना तो हम यहाँ पे आके देख लो। और छोटे साहब की गाड़ी के जो पिस्टन थे ना वो अंदर ही बदले गए थे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, और ये हम सब पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम लोगों ने कर लिया ऐसा। चुप, दूसरे नौजवान ने फुसफुसाकर उसे टोक दिया। टेलीफोन जा रहा है। तो उसने कहा कि भी चुप हो जाओ, हाँ टेलीफोन जा रहा है। टेलीफोन मतलब एक व्यक्ति जा रहा है जो सारी खबरें साहब तक पहुंचाता होगा, तो उसको इन्होंने टेलीफोन का नाम दिया है। एक चुस्त चालाक आदमी उनके साथ साथ चलने लगा था। तभी दोनों जवानों ने अपनी बीवियों के बारे में बात करनी शुरू कर दी। अब उन्होंने क्या करा कि ये व्यक्ति है, ये जाकर साहब को सारी बात बता देगा, तो उन्होंने क्या करा, बात का टॉपिक बदल दिया और अपनी बीवियों की बात करनी शुरू कर दी। जिस बात की आशंका थी वही हुआ। शायद रात की सारी रिपोर्ट चीफ साहब के पास पहुंच गई थी।
चपरासी ने साहब के कमरे का द्वार खोलकर उसे उनके सामने पहुंचा दिया। फिर द्वार पूर्ववत बंद हो गया। साहब ने अपने हाथों से स्टूल उठाकर उसे बैठने के लिए आगे बढ़ा दिया और नरमी से बोले, हम तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। जमाना बुरा है, बाल बच्चे वाले आदमियों को ऐसी बातों में नहीं पड़ना चाहिए। तो सीधे सीधे साहब उसको धमकी दे रहे थे, क्योंकि सारी बात पहुंच गई थी उनके पास कि इस तरह से मीटिंग हो रही है। तो उसे वो समझाने के लहजे में बोले कि ज़्यादा हमसे पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है, बीवी बच्चे हैं, अपना अपने काम में ध्यान रखो तुम। अपनी बात की प्रतिक्रिया जानने के लिए साहब ने उसकी ओर देखा। उनके हाथ मेज पर बिछे कपड़े की सिलवटों को सहलाने में व्यस्त थे। साहब की ओर देखकर इस प्रश्न का उत्तर उनकी आंख में ही झांक पाने का उसका मन हुआ, परंतु काले चश्मे के पारदर्शी शीशे के पीछे छिपी आंखों के स्थान पर केवल अंधकार था। तो बात जब साहब ने क्या दी तो उन्होंने देखा कि भाई अब ये कुछ बोलेगा, और साथ में अपना जैसे टाइम पास करने के लिए मेज़ पर एक कपड़ा बिछा हुआ था उसको उसकी सलवटें हटाने लगे। तो वो भी कुछ कहकर साहब की ओर देखकर इस प्रश्न का उत्तर उसकी आंखों में झांक पाने का ही प्रयत्न हुआ कि भाई वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो लेकिन साहब ने जो काला चश्मा लगा रखा था और उसके जो ग्लासेस थे वो ट्रांसपेरेंट नहीं थे, तो उसे सिर्फ अंधकार दिखाई दिया, वो कुछ देख नहीं पाया। फिर बोला, ऐसा कोई खतरनाक काम तो मैंने किया नहीं है साहब। उसने पेपरवेट के फूलों पर अपनी नज़र जमाते हुए उत्तर दिया। ठीक है, हम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। कल रात तुम्हारे घर में मीटिंग हुई थी कि नहीं? मानसिक उत्तेजना के कारण साहब दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाते हुए बोले, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा मेंटली एक्साइटेड हो गए थे कि सीधी सीधी बात पर आ गए थे कि बताओ तुम्हारे घर में मीटिंग थी ना कल? तो यार दोस्तों के बैठने के लिए आ जाए तो उसे मीटिंग कौन कहेगा साहब? उसने अपनी बात का महत्व कम करने की कोशिश में मुस्कुराने का अभिनय किया। उसने कहा कि मेरे तो 2-4 दोस्त हैं, ऐसे ही आ गए तो ये मीटिंग नहीं होती है अगर मैं उनके साथ बातें कर रहा हूँ तो। सुनो जवान, यार दोस्तों की महफिल में गप्पे होती हैं, ताश खेले जाती हैं, शराब पी जाती है, स्कीमें नहीं बनती। इस बार वे कुछ हतीकी सदे हुए थे। वो सीधे सीधे उस पर कमेंट कर रहे थे कि तुम स्कीम बना रहे हो हमारे पीछे। साहब, लोगों को थकान की परेशानी है, छुट्टियों का ठीक हिसाब नहीं, छोटी छोटी बातों पर जुर्माना हो जाता है। यही बातें आपसे अर्ज करनी थी। यही वहाँ भी सोच रहे थे। स्वर में दीनता थी, परंतु साहब के चेहरे पर टिकी हुई इसकी तीखी दृष्टि अनजान में ही उसे इस अभिनय को झुठला रही थी। तो उसने अपनी बात को कहने का कि भाई हम लोग थके हुए होते हैं, छुट्टी वुट्टी तो तुम देते नहीं हो ना, उनका ठीक से हिसाब रखते हो, छोटी छोटी कोई बात हो जाती है तो उस पर इतना तगड़ा जुर्माना लगा देते हो। तो ये सब आपसे बातें करनी थी। ठीक है, तो वो अपने मतलब वो चाह कर तो ये मान कर रहा था कि भाई मैं बहुत ही दीनता से बोल रहा हूँ सिर्फ अपनी बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो अभिनय नहीं कर पाया ऐसा। मतलब वो दीनहीन बनकर रहने का जो अभिनय कर रहा था उसके बातों से वो झुठला रहा था, क्योंकि उसने अपनी तीखी दृष्टि साहब पर टिका रखी थी। मैं कौन होता हूँ जो तुम लोग मुझसे कहने के लिए आते हो? मैं भी तो भाई तुम ही लोगों की तरह छोटा मोटा नौकर हूँ। अपनी दोनों हथेलियों को फैलाकर साहब ने कृत्रिम मुस्कान कारण लौटा दिया और अपनी कुर्सी पर अधिक आश्वस्त होकर बैठ गया। उन्होंने कहा कि मैं भी नौकर हूँ, मैं कोई मालिक तो हूँ नहीं यहाँ का। ठीक है, और जैसे उसने मुस्कान उसकी तरफ फेंकी थी, इसी तरह साहब ने भी उसकी मुस्कान का ऋण लौटा दिया, उसकी तरफ मुस्कान भेज कर, और कहा कि बिल्कुल अपना आश्वस्त होकर बैठ गए, बिल्कुल फ्री होकर कुर्सी पर आराम से बैठ गए। उनके सामने बैठे व्यक्ति को यह समझौता स्वीकार न हुआ। कृत्रिमता के आवरण को पूरी तरह उतार कर दृढ़ स्वर में बोला, तो जो भी हमारी बात सुनेगा हम उसी से कहेंगे। ठीक है, तो उसे ये सब लगाने की भी इस तरह से बस बात खत्म हो गई। उसने भी कहा कि चलो ठीक है, जो हमारी बात सुनेगा हम उसी को बोल देंगे। एकाक साहब बौखलाकर कुर्सी से उछल पड़े। तुम लोग बाहर की पार्टियों के एजेंट हो, ऐसे लोग ही हड़ताल कराते हैं। मैं एक एक को सीधा कर दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे गुट में कौन कौन है। आइंदा मैं ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता। साहब ने सीधे सीधे उसको धमकी दे डाली। वह चिप के कमरे से निकलकर अपने काम पर लौटा तो मिस्त्री पास बैठाकर समझाने लगा, इस दुनिया में सबसे मेल जोल रखकर चलना पड़ता है। नदी किनारे की घास पानी के साथ थोड़ा झुक जाती है और फिर उठ खड़ी होती है, लेकिन बड़े बड़े पेड़ धार के सामने अड़ते हैं और टूट जाते हैं। साहब ने तुम्हारी बदली कास्टिक सैंड पर कर दी है, टैंक पर कर दी है। कास्टिक टैंक मतलब जहाँ पे तेजाब वगैरह के टैंक होते हैं। बड़ा सख्त काम है, अब भी साहब को खुश कर दो तो बदली रुक सकती है। तो मिस्त्री एक व्यक्ति था, उसने कहा कि यार ऐसे नहीं करते, मेल जोल बना के रखो। जैसे नदी के किनारे की घास होती है ना, तो पानी के साथ वो उससे अकड़ के खड़ी नहीं होती, झुक जाती है और पानी फिर धीरे धीरे अपने आप सीधी हो जाती है। लेकिन जो तने रहते हैं ना पेड़, तो नदी के किनारे जो नदी की धार है ना उन्हें तोड़ देती है और वो टूट जाते हैं। तो अकड़ के काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा झुक के रहना पड़ेगा। और अब गुस्से में साहब ने तुम्हारा ट्रांसफ़र भी कर दिया है कास्टिक टैंक पे। वहाँ पे बहुत सख्त काम है, बहुत ही मेहनत वाला काम है। तो अगर अभी चाहो तो साहब को खुश कर दो, बदली रुक जाएगी, उनसे माफ़ी मांग लो। तो उसने कुछ नहीं कहा, उठकर कास्टिक टैंक पे चला गया, यानी कि उसे माफ़ी मांगना मंजूर नहीं था।
टैंक पर काम करने वाले पुराने मजदूरों ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। तो जो कुछ दिन पहले उसके साथ हो लिए थे, सबको पता चल गया कि इसकी क्लास लग चुकी है, अगर हम इसके साथ रहेंगे तो हमारी भी छुट्टी हो जाएगी। तो और उन सब मजदूरों ने उसे देखकर अनदेखा कर दिया। उसे ऐसा लगा जैसे वे लोग जानबूझकर उससे पृथक रहने का प्रयत्न कर रहे हों। पुराने पेंट और जंग लगे हुए सामान को कास्टिक से धोया जा रहा था, क्योंकि जो बहुत पुराने पेंट हो जाते हैं, जंग लगा सामान होता है ना, तो उसे तेजाब वगैरह से धो के बिल्कुल नया जैसा बनाया जाता है। आगे बढ़कर उसने भी उन्हीं तरह का काम करना शुरू कर दिया। शाम तक क्रम यही चलता रहा। घर लौटकर उसने अनुभव किया कि उसके हाथ पैरों में विचित्र सी जलन हो रही है, क्योंकि बहुत ही ये डेंजरस काम भी होता है, और साथ में उसकी जलन भी उसे महसूस हो रही थी। घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा घिर आया। हाथ मुँह धोकर उसने जल्दी जल्दी खाना खाया और बच्चे को लेकर आंगन में झिलकी चारपाई पर आकर बैठ गया। चारपाई होती है जो पहले, आजकल तो फोल्डिंग पलंग्स वगैरह होते हैं, बेड्स होते हैं, पर पहले चारपाई होती थी। तो वो भी ना ऐसे चारपाई है, तो मतलब झिंगली थी, मतलब ऐसे टूटी फूटी सी थी, ढीली ढाली हो चुकी थी। सांझ आते थे, उदास हो आई थी। बच्चे ने कुछ देर तक उससे खेलने का प्रयत्न किया, उसके साथ खेलने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि पिता की ओर से विशेष उसे प्रोत्साहन नहीं मिला। तो कब वो माँ के पास चला गया पता ही नहीं चला। तो जिनकी उसे प्रतीक्षा थी उनमें से कोई नहीं आया, क्योंकि जो उसको सपोर्टर थे ना, बीच में 2-4 लोग इसके साथ हो गए थे, कोई नहीं आया। केवल हरीराम ने आकर अब तक 2-3 बीड़ियाँ फूंक ली थी। हरीराम की ओर से ही 2-3 बार बातचीत शुरू करने का प्रयत्न भी किया जा चुका था, लेकिन उसके अटूट मौन के कारण हर बार यह प्रयत्न विफल हुआ। इस बार हरीराम ने ही फिर बात छेड़ी। तो हरीराम ही एक अकेला आया था, ठीक है। तो उसने बाकी सब के बारे में बोला कि देखो कोई नहीं आया इस तरह से, और अपने आप को अच्छा बताते हुए कहा कि भाई मैं तो आ गया देखो टाइम पर। घनश्याम की बीवी बीमार हो गई है, लेकिन मोहन, राधे, हनीफ वगैरह को तो आ जाना चाहिए था, ठीक है। जैसे होता है ना कि खुद मतलब आ गया तो अपने आप को भला दिखाने के लिए और दूसरों की बुराई करने के लिए। तो शायद उनके बच्चे बीमार हो गए होंगे, झुंझलाकर उसने उत्तर दिया। उसने मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो हरीराम ने फिर बात दोहराई। इस बार स्वर में चाटुका की भरमार थी। चाटुता होती है चापलूसी करना। हम तो तुम्हारे पीछे खड़े हैं भाई, जैसा तुम कहोगे वैसे ही करेंगे। मैं तो ठीक टाइम पर आ गया, देख लो, ठीक है। तो अपने खुद को अच्छा बता रहा था। तुम ठीक टाइम पर ना भी आओगे तो नहीं आओगे तो चीफ साहब को रिपोर्ट कौन करेगा? हरीराम की ओर उपेक्षापूर्ण दृष्टि डालकर घृणा से उसने कहा, और अपनी साइकिल उठाकर बाहर चल गया। तो अब उसने अभी उसको सीधा सीधा कमेंट मारा हरीराम को कि अगर तुम टाइम पे नहीं आओगे तो चीफ साहब को रिपोर्ट कौन करेगा कि हाँ यहाँ पे क्या चल रहा था। इसका मतलब कि पहले जो सारी बातें पता चली थी चीफ को, वो हरीराम से ही पता चली थी। तो उसने घृणा से उसकी ओर कहा, उसकी और देखा, और साइकिल उठा के बाहर चला गया। उसके विरुद्ध कब कौन षड्यंत्र रच जाए, इसका उसे संदेह रहने लगा था। छुट्टी होने पर उसने थैला शीघ्रता से कंधे पर डाला। दोपहर में उसने सब रोटियां खा ली थी, पर आज थैला कुछ अन्य दिनों से भारी था। विस्मय से उसने रोटी के डब्बे को खोल कर देखा। आज एक कागज़ में मोटे मोटे नट बोल्ट छिपे हुए थे। उसने अनुभव किया कि उसके और हृदय की धड़कन बढ़ गई। आवेश में उसने मुट्ठी भींच ली। फिर उसने संयत होकर वह सामान पास की अलमारी में डाल दिया। तो कौन उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा उसे पता नहीं चल रहा था। तो जो उसकी वाइफ ने खाना पैक करके दिया था वो तो उसने सारा दिन में खा लिया था। तो जब वो जानने लगा, अपने कंधे पर उसने अपना थैला लटकाया, तो उसने देखा ये थैला तो कुछ भारी है। खोल के देखा तो खाने के डब्बे के अंदर नट बोल्ट थे, और उनकी होती है बहुत तगड़ी वाली चेकिंग। तो अगर ये होता तो वो पकड़ा जाता तो उसे फिर से बहुत भारी जुर्माना लगाया जाता। तो ये सोचते ही उसके हृदय की धड़कन तेज हो गई, और उसने फिलहाल वो नट बोल्ट जो भी उसके खाने के डब्बे में रखे थे पास की अलमारी में डाल दिए। बाहर पंक्ति के परले सिले पर फोरमैन चिल्लाकर लोगों को अपने डब्बे थैले खोलकर दिखाने का आदेश दे रहा था। अब उसकी बारी आ गई। फोरमैन ने स्वयं डब्बा थैला हाथों में लेकर देखा। असंतोष के कारण उसका मुंह फीका पड़ गया। सिपाही को उसने सबकी जेबें टटोलने का आदेश दिया। उसकी जेबें भी स्वयं फोरमैन ने टटोली, परंतु फोरमैन के चेहरे पर फिर निराशा छा गई। जाते जाते उसने फोरमैन की ओर देखा। फोरमैन ने आंखें भूमि की ओर झुका ली। गर्व से छाती उठाकर वह बड़े गेट की ओर चल दिया। अब क्योंकि फोरमैन को तो पूरा उम्मीद थी कि जब उसकी चेकिंग करेगा तो नट बोल्ट में निकलेंगे, और फिर से सबके सामने बेइज्जती करेगा उसकी, और साथ में जुर्माना लगाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और वो खुद फोरमैन ने उसकी तलाशी ली, लेकिन कुछ ऐसा नहीं मिला। तो उसके चेहरे पर निराशा छा गई। तो फिर जिस हम कर्मचारी की बात कर रहे हैं, उसने फोरमैन की तरफ देखा कि उसे लगा कि देखो तुम कितनी चालाकी से मुझे पकड़ना चाहते थे, लेकिन वो बच गया। तो फोरमैन ने अपनी आंखें झुका ली, जैसे था ना कि वो उसकी जो चालाकी थी वो कामयाब नहीं हो पाई। और जो वो कर्मचारी था बड़े गर्व से छाती उठाकर गेट की ओर बाहर निकल गया।
प्रातःकाल अंतिम सायरन हो जाने पर गेट बंद हो जाना चाहिए था, फिर आधा घंटा उसके खोले जाने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, परंतु ऐसा नहीं होता। सायरन सुनकर दूर से पैदल आने वाले लोग दौड़ लगाना शुरू कर देते थे। साइकिलों की पैडल दुगनी गति से चलने लगते थे। लोग हाफते हाफते 2-3 मिनट में अंदर पहुंच जाते थे। पकी उम्र के बूढ़े अंदर जाकर घड़ी भर दम लेने के बाद ही हाजिरी पर जा पाते थे, परंतु उस दिन वर्क मैनेजर ने सायरन के बाद ही गेट बंद कर दिया था। ठीक है, और गेट से 20-30 गज की दूरी पर ही जो लोग थे दूरी पर ही थी, परंतु वहाँ पहुँचने से पहले ही चौकीदार ने जाली खोल दी। अभी 20-25 आदमी और भी थे जो हाफते हुए चले जाते। निकट आकर सभी उदास हो गए। आधा घंटा देर से आने का दंड 6 आने से कम नहीं होता है। अब क्या हुआ कि अगले दिन जब सायरन हो जाने पर गेट बंद हो जाना चाहिए और आधा घंटा उसके खोले जाने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि आधे घंटे बाद फिर खुलता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ कि भाई सायरन सुनकर लोग पैदल आने वाले तो दौड़ लगा देते थे, और जो साइकिल पर आते थे वो बहुत तेज़ी से पैडल मारते थे। ठीक है, और 2-3 मिनट में पहुंच जाते थे, और जो बूढ़े लोग होते थे वो भाग कर आते थे और अंदर जाके थोड़ा सा सांस लेते थे कि एक बार हमारी हाजिरी तो लग जाए। ठीक है, तो अब गेट से क्या हुआ कि सायरन के तुरंत बाद ही इस बार उन्होंने क्या करा, वर्क मैनेजर ने गेट बंद कर दिया। जो सिर्फ 20-30 कदम की दूरी पर थे उसके पहुंचने से पहले चौकीदार ने जाली खोल दी मतलब कि अब वहाँ पे जाली लटका दी, अब कोई अंदर नहीं आएगा। तो 20-25 अभी आदमी ऐसे बाहर रह गए थे जो आते हुए चले आ रहे थे, लेकिन सब उदास हो गए कि भाई अब तो उन्होंने सायरन बंद होने के बाद थोड़ा सा तो टाइम देते, लेकिन उन्होंने बंद कर दिया। अब 6-8 आने से कम का दंड नहीं होगा, क्योंकि लेट आने पर उनको दंडित किया जाएगा। पिछली बार वेतन के दिन घर जाने पर पत्नी ने उससे पूछा था कितने हैं, उसने कहा 54 8 आने। 54 मतलब 54 रुपीज़ और 8 आने मतलब 1 रुपये का आधा, 50 पैसे। ठीक है, उन दिनों 50 पैसे वगैरह चला करते थे, 25 पैसे में 4 आने होते थे। ठीक है, 8 आने मतलब 50 पैसे। तो उसने कहा 54 रुपये 50 पैसे हो गए। तो अच्छा, मैंने तो पूरे 55 का हिसाब लगाया था। अब इसका मतलब इसके जो है ना 8 आने कट गए होंगे इसी बार जो उसको अंदर नहीं आने दिया था, तो 8 आने ही काटे होंगे उन्होंने, यानी कि 50 पैसे कट कर दिए होंगे। तो उसने कहा मैंने तो पूरे 55 का हिसाब लगाया था। 55 मतलब 55 रुपये का, 55 रुपीज़ का। तो बबुआ की टोपी इस महीने भी रह गई। मतलब उसने सोचा कि 55 रुपये आते पूरे तो भाई उसके बेटे की टोपी आ जाती, लेकिन अब 50 पैसे कट गए, इसका मतलब इस महीने भी टोपी नहीं आएगी। हारते हुए लोगों में से कितनों के बबुओं की टोपी इस बार भी रह जाएगी। तो उसने कहा कि सारे लोग हैं, अब इनके फिर से पैसे कटेंगे तो फिर से टोपी रह जाएगी। मतलब ये जो जो पीछे था ना, पीछे जो 55 रुपये का हिसाब लगाया था उसकी वाइफ ने, तो 50 पैसे उसके किसी और दंड के कारण कटे होंगे। तो इस बार वो इसी बात को, जब ये सब इंसिडेंट हो रहा था, तो उसने पिछली बार का जो महीना था उसका ध्यान उसको आ गया। तो कहता है इस बार फिर पैसे कटेंगे तो कितनों की बबुओं की टोपी रह जाएगी। उसने सोचा, परंतु उसने जो कुछ सुना उसे सुनकर इसको ऐसा लगा जैसे सारा दोष उस अकेले पर आ गया हो। एक झुकी हुई कमर वाले बुजुर्ग हाफते हुए आ रहे थे और कहते, घोड़े के पीछे और अफसर के आगे कौन समझदार रहेगा। यानी कि कभी घोड़े के पीछे नहीं चलना चाहिए क्योंकि घोड़ा दुलत्ती मार देता है, और अफसर के आगे नहीं चलना चाहिए क्योंकि अगर अफसर से आगे पहुँचोगे तुम, अफसर की बातों को काटोगे तो वो तुम्हें दंड देगा ही। तो ऐसा कोई समझदार आदमी नहीं करेगा, ऐसा वह बुजुर्ग आदमी कह रहा था। एक आदमी के कारण इतने लोगों का नुकसान हो गया। ऐसे लड़ने भिड़ने को ही जवानी बना रखी है। तो अगर ऐसा ही लड़ना भिड़ना है तो उसको जवानी बनानी है तो जाकर दंगल करे, यानी कि कुश्ती खेले, अखाड़े में जाए। नौकरी में तो नौकर बन के ही रहना चाहिए, वह बुजुर्ग आदमी कह रहा था। उसका मन हुआ कि बुजुर्ग के पास जाके कुछ बातें करे, पर न जाने क्यों वह ऐसा नहीं कर सका। दिन भर वह यंत्रवत काम करता रहा। थकने के कारण शरीर चूर चूर हो रहा था, परंतु बैठकर सुस्ता लेने को भी इसका मन नहीं हुआ। कैंटीन में जाकर उसने चाय पी और अनुभव किया कि चाय फीकी है। पहले किसी दिन ऐसी बात होती तो वह कैंटीन मैनेजर से शिकायत करता कि चाय फीकी क्यों है, परंतु आज उसने आधी चाय छोड़कर वो चला आया। ग्रीस और तेल लगा हुआ सामान उठाने के बाद हाथ गंदगी से भर गए थे, क्योंकि ग्रीस होती है ना जो काली होती है बिल्कुल। ठीक है, जैसे वो पुर्जे वगैरह पे लगा देते तो वो सही तरह चलने लगते हैं। तो ग्रीस और तेल लगा हुआ सामान उठाने के कारण उसके हाथ गंदगी से भर गए थे। सायरन की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, तब उसने काम बंद किया। ऐसा लगता था कि सायरन यदि किसी कारण से ना बचता तो यह उसी तरह यंत्रवत काम करता रहता, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, हम किसी उधेड़ बुन में होते हैं,
कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ परेशान होते हैं, तो बस हम काम तो करते रहते हैं, लेकिन हमें ना टाइम का पता चलता है, ना ही किसी तरह की फीलिंग होती है। तो इसी तरह वो भी मशीन की तरह से काम करता रहा। साथ ही कामगार हाथ धोकर कपड़े पहन रहे थे। जल्दी जल्दी उसने दोनों हाथ केरोसिन तेल में धोए। साबुन का डब्बा टटोल कर देखा तो वह खाली था। भूमि पर से थोड़ी मिट्टी उठाकर वह नल की ओर चल दिया, क्योंकि साबुन नहीं था उसके पास। तो उसने कहा कि मिट्टी से ही हाथ धो लेता हूँ। पिछले 3-4 महीनों की नौकरी में वह आज पहली बार मिट्टी से हाथ धो रहा था। भूर भरी मिट्टी को पानी में हाथ लगाकर उसने हाथों में मला, फिर दोनों हाथ नल के नीचे लगा दिए। पानी के साथ मिट्टी की पतली गर्द भी बह चली। ठीक है, तो उसने मिट्टी से हाथ धोए, तो फिर भी थोड़ा रगड़ा हाथों को और उसने पानी के नीचे रखे, नल के नीचे। तो पानी के साथ मिट्टी की थोड़ी सी पतली गर्द थी, वो भी हट गई। दूसरी बार उसने मिट्टी लगाने से पहले अपने हाथों को सूंघा। तो उसने कहा एक बार तो लगाई है, भी दूसरी बार भी लगाता, लेकिन उससे पहले अपने हाथों को सूंघा। तो उसने अनुभव किया कि हाथों की गंध मिट चुकी है। सहसा वह एक विचित्र आतंक से उसका समूचा शरीर सिहर उठा। उसे लगा कि आज वह भी घासी की तरह इस बदबू का आदी हो गया। तो अभी उसने सिर्फ एक ही बार मिट्टी लगाई थी। उसने कहा कि सूंघ के देखता हूँ, तो उसे कोई बदबू नहीं आई। इसका मतलब उसे ना एकदम से विचित्र सा आतंक उसके समूचे शरीर में आ गया। उसे लगा कि मैं भी घासीराम जैसा हो गया, मतलब अब मेरे अंदर ना कोई फीलिंग है, ना ही मुझे कोई बदबू आ रही है। मैं भी इनकी जैसा हो चुका हूँ, इन्हीं की तरह अपना गालियाँ खाता रहूँगा ऑफिसर की, और अपना काम करता रहूँगा। ठीक है, और हर बात पे हंस दूँगा। तो उसे लगा कि यार मैं भी घासी की तरह हो गया, बदबू का आदी हो गया। उसने चाहा कि वह एक बार फिर से हाथों को सूंघ ले, लेकिन उसे साहस न हुआ। लेकिन फिर उसने बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे 2 हाथों को नाक तक लेकर गया। उसे लगा कि मैं, मतलब वो इस बात से सिहर रहा था कि मैं इन लोगों जैसा हो गया हूँ। ठीक है, अब मुझे किसी तरह की कोई फीलिंग मेरे मन में नहीं है, कोई बदबू मुझे नहीं आ रही। लेकिन फिर भी उसने फिर एक बार ट्राई किया। वो अपने दोनों हाथों को नाक तक ले गया, और इस बार उसके हर्ष की सीमा नहीं रही, क्योंकि वो खुश हुआ कि उसे पहली बार ऐसा भ्रम हुआ था। हाथों में केरोसिन तेल की बदबू अब भी आ रही है। तो उसे लगा कि पिछली बार तो मुझे लगा था कि भी बदबू नहीं आ रही, तो उसे लगा कि मैं तो घासीराम जैसा हो गया। लेकिन उसने फिर से सूंघा, तो उसे बहुत खुशी हुई कि उसके हाथों से बदबू अभी भी आ रही है, यानी कि उसमें भी अभी भी इंसानियत है। वो सिर्फ लोगों का गुलाम बनकर अपना जीवन नहीं जीना चाहता। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।